अब से कुछ देर पहले ईरान पर इजराइल की जानिब से एक और अटैक लॉन्च किया गया है और गुज़श्ता 6 से 7 घंटों में ये तीसरा कोऑर्डिनेटेड अटैक है जो कि इजराइल ने ईरान पर लॉन्च किया है। सुबह 3:30 बजे पहला अटैक लॉन्च किया गया था। इस वक्त मिडल ईस्ट रीजन की क्या सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस वक्त क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जबकि ये जो जंग इस वक्त, ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, क्या ये एक पिछले साल 2024 की तरह शॉर्ट टर्म कन्फ्लिक्ट साबित होगा या फिर ये एक तवील मुद्दती जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस पर हम इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। जबकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वॉर मशीनरी इस्तेमाल की गई है इजराइल की जानिब से इस अटैक में और क्या अहदाफ थे जिनको निशाना बनाया गया है, कितने टारगेट्स हिट किए गए हैं ईरान के अंदर और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। साथ ही इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि जो बाकी अरब नेशंस हैं इस रीजन की, उनकी क्या स्टैंडिंग है, स्पेशली जॉर्डन जिसने हमेशा मुसलमानों के उम्मत की पीठ में छुरा घोंपा है, गद्दारी की है। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, जॉर्डन की गद्दारी पर भी बात करेंगे और जॉर्डन से रिलेटेड ईरान को क्या करना चाहिए, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो अटैक है वो तकरीबन सुबह 3:30 बजे इजराइल की जानिब से लॉन्च किया गया। अब इजराइल और ईरान के दरमियानी जो फासला बनता है जो एयर में, वो तकरीबन 1500 माइल्स यानी 1500 माइल्स का डिस्टेंस बनता है, जिसमें अरब नेशंस आ जाती हैं। एयर स्पेस जिनकी इस्तेमाल की है इजराइल ने, मिस्र है, जॉर्डन है, इराक है। इराक तो वैसे ही किसी खाते में नहीं आता। सीरिया, शाम, उसकी भी अब हालात ऐसे हैं कि उसका जो बशारुल असद की रजीम थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि ईरान को सपोर्ट करती थी। अब एक ऐसा बंदा वहाँ पर हुक्मरान बैठा हुआ है जिसको अपनी लेजिटिमेसी अमेरिका से हासिल करना पड़ रही है। और इजराइल मुसलसल सीरिया के, शाम के जो बाकी इलाके हैं, एरियाज़ हैं, उन पर कब्ज़ा अपना बढ़ाता जा रहा है। और इससे जो अहमद अल है उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। तो आप शाम की जो स्टैंडिंग है उसको भी देख सकते हैं। जबकि मिस्र जो है, उस हवाले से मिस्र का किरदार भी कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। जॉर्डन, हाँ अलबत्ता जॉर्डन ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर मुसलमानों की उम्मत की, मुस्लिम उम्मा की जो पीठ है उसमें छुरा घोंपा है, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर का ख़ात्मा हो, फिर उसके बाद 2024 में ईरान इजराइल का स्पैट हो जिसमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को रोका था, इंटरसेप्ट किया था, और एक मरतबा फिर जॉर्डन यही कुछ कर रहा है। इस पर मैं आगे चलकर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी वॉर मशीनरी है जिसका इस्तेमाल किया है इजराइल ने ईरान को अटैक करने के लिए। तो सबसे बड़ी वॉर मशीनरी जो थी वो थी अमेरिकन F-35 फाइटर जेट, जिसका इस्तेमाल किया। और ये तकरीबन कोई 200 के करीब टोटल जो फाइटर जेट थे उनका इस्तेमाल किया गया है। और ईरान के अंदर तकरीबन 200 के करीब ही टारगेट्स को हिट किया गया, जिसमें 9 से 10 टारगेट्स तेहरान में और बाकी दीगर जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर हिट किए गए हैं। तकरीबन 100+ ये टारगेट्स हैं जिनको हिट किया गया है। और इसमें उन्होंने फाइटर जेट F-35 के साथ क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और साथ में जो बंकर्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि बम प्रूफ बंकर्स होते हैं, उनको तबाह करने वाले जो स्पेशल बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया है और इस तरीके से टारगेट किया है इजराइल ने ईरान को। अब बात कर लेते हैं कि ईरान के अंदर जो टारगेट्स हिट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं इजराइल की जानिब से। तो अब तक की जो डिटेल्स हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नुकसान हुआ है उसमें जो मिलिट्री लीडरशिप है ईरान की, वो तकरीबन तमाम की तमाम ख़त्म की गई है। पासदारान इनकलाब हो या फिर उनकी आर्मी हो या फिर उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, 6 के करीब न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं जिनको हिट किया गया है। जबकि इनके जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, उनको भी इसमें शहीद कर दिया गया है। और जनरल हुसैन सलामी हैं उनका नाम, जिनको हिट किया गया है। जबकि मेजर जनरल मोहम्मद बिगारी, ईरान के जो हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर हैं जो कि IRGC से रिलेटेड हैं, उनको इसमें शहीद किया गया है। और जनरल गुलाम अली राशिद जो कि ख़ातमुल अंबिया, ये RGC का एक विंग है, ख़ातमुल अंबिया, उसको हेड कर रहे थे जनरल गुलाम अली राशिद, उनको हिट किया गया है। और साथ में अली शामखानी, सुप्रीम लीडर्स के जो उनका जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनके जो एडवाइज़र हैं उनको इसमें शहीद किया गया। उनका जो मिलिट्री का चीफ था ईरान का वो शहीद हो चुका, उनका जो पासदारान इनकलाब का चीफ था वो शहीद हो चुका, उनका जो
सिक्योरिटी एडवाइज़र था आयतुल्ला का, वो शहीद हो चुका, और साथ में उनके जो खातमुल अंबिया एक विंग है IRGC का, पासदारान इनकलाब का, उनको जो हेड कर रहे थे मेजर जनरल, उनको शहीद किया गया। आप कह सकते हैं कि जो टॉप टायर मिलिट्री लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। ये वही पॉलिसी है जो कि जब से हमास और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है 2023 से, तब से ये चली आ रही है। जैसे उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ किया, जैसे हमास के साथ किया। इस स्ट्रेटजी को ईरान में कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर इसमें अब देखने की ये चीज़ है कि सारी अरब एयर स्पेस यूज़ करते हुए जो इजरायली एयरप्लेन्स हैं वो आते हैं, इन्हें हिट करते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ पर इसराइल की कामयाबी तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजेंस मेरे ख्याल में ईरान की भी है। तमाम मीडिया को पता था, हम जैसे जर्नलिस्ट को पता था कि ये अटैक होने जा रहा है, 48 आवर्स में होगा, 72 आवर्स में होगा, बस यही स्पेकुलेशन चल रही थी। बट दैट वाज क्लियर कि ये अटैक होगा। तो क्या इरानियंस को नहीं पता था? डेफिनेटली पता होगा। तो क्या इन्होंने इस अटैक को अवॉइड करने के लिए, इस अटैक में अपनी टॉप टायर लीडरशिप को बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए थे? क्योंकि इनके जो मिलिट्री के हेड हिट हुए हैं वो आप देखें किस जगह पर, वो एक 3 बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, उसमें हिट किया गया पिन पॉइंट उसी अपार्टमेंट को जिसमें वो मौजूद थे। इनके पास बंकर्स क्यों नहीं है? ये बंकर्स में क्यों नहीं गए? आपको पता होगा जैसे अटैक स्टार्ट होता है, जितनी टॉप टायर लीडरशिप है इसराइल की, वो सारे बंकर्स में छुप जाते हैं। फिर हम इधर बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं कि ओ जी डर गए जी, छुप गए जी, ज़मीन के अंदर चले गए, नेतन्याहू कहीं नज़र नहीं आ रहा। बट भाई ठीक है, कमांडर का बचना ज़रूरी है। ये कोई बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी के सामने खड़े आ जाओ और कहो आप आज जटा मार मेरे सीने च फैर। नहीं, ऐसे नहीं होता, जंगों में ऐसे नहीं होता। टॉप टायर लीडरशिप को, कमांडर को बचाना होता है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ पर मेरे ख्याल में नेग्लिजेंस है इस एंड पर ईरान की, और नेग्लिजेंस अगर नहीं है तो फिर इजराइल की इतनी ज़्यादा उनकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर कि इनके जो पिन पॉइंट लोकेशन थी, इतनी प्रिसिशन अटैक किए गए हैं उनके ऊपर कि उन्होंने टारगेट किया। इनके 6 जो साइंटिस्ट थे रिलेटेड टू ईरान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम, उनको इन्होंने शहीद कर दिया। आपकी टॉप टायर मिलिट्री लीडरशिप को शहीद कर दिया। तो इस तरीके से ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो जो फर्स्ट ऑन पर्पस नज़र आता था वो ये था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हिट करना है, उसको, वो जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करना है। इस अटैक के फ़ौरन बाद जो नेतन्याहू की जानिब से स्पीच की गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि हम न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। मगर ऐसे कोई भी सिग्नल्स नहीं मिल रहे अब तक की। जो IAEA की रिपोर्ट है, जो एजेंसी तमाम तर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को देखती है इस हमारे इस ग्लोब में, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि कहीं पर भी न्यूक्लियर रेडिएशंस डिटेक्ट नहीं हुई है। इसका मतलब है अभी तक जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उसको हिट नहीं किया गया। तो फिर इसके पीछे पर्पज़ क्या था? गो के साइट्स को हिट किया गया है, मगर वहाँ पर वो फैसिलिटी जहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट होती है या जो उनके रिएक्टर्स हैं उनको हिट नहीं किया गया। क्या सिर्फ ये बताने के लिए था कि हम हिट कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया? या फिर पर्पज़ ईरान की टॉप टायर लीडरशिप का ख़ात्मा ही था और ये बहाना बनाया गया है न्यूक्लियर फैसिलिटी का? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर इराक़ के ऊपर जब अटैक लॉन्च किया था 2001 में 2003 में, तो उस वक्त भी सद्दाम का ख़ात्मा था और बहाना बनाया गया था मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स का। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ भी नहीं वहाँ से मिला। तो अब भी लग ये रहा है कि यही पर्पज़ था कि ईरान को, जो उनकी टॉप टायर मिलिट्री लीडरशिप है, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो टारगेट, असल टारगेट नज़र आता है वो आयतुल्ला रिजीम है जिसका खात्मा नज़र आता है। अगली वीडियो में मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं अरब नेशंस जो हैं उनकी जानिब से, या बाकी जो दीगर कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़, उनकी जानिब से जो रिएक्शंस आ रहा है। सऊदी अरेबिया की जानिब से कंडेमनेशन की गई। उन्होंने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क पर अटैक किया गया है, इसको रोका जाना चाहिए। मगर इसको अब कैसे रोकेंगे आप, जबकि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुँचा दिया? अब जगमदी का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान ने डेफिनेटली इसको कंडेम करना था, किया है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के एक तो
बीइंग अ मुस्लिम कंट्री उनके करीब है। दूसरा फिर इजराइल और जो गठजोड़ इंडिया का मिलता है, इंडिया और इजराइल की जो टाइज़ करीब हो रही हैं, और पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों जो 4 रोज़ा जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भी इजरायली ड्रोन का भरपूर और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था इंडिया ने, तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान ने इसको कंडेम करना था। और साथ में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो ईरानी है वो हक महफूज रखते हैं अपने जवाबी हमले का, अपने सेल्फ डिफेंस का। वहीं दूसरी जानिब जो जॉर्डन है उसने एक मरतबा फिर अपना मकरू किरदार निभाया है। जो शाह अब्दुल्ला है जॉर्डन की, इनकी पूरी फैमिली, खैर फ्रॉम हिज फादर टू हिज फादर, इन्होंने मुस्लिम उम्मा के साथ यही किया है। जो अरब के अंदर ऑटोमन एम्पायर के ख़ात्मे के पीछे इनिशिएट करने वाले यही ख़ानदान था, यही लोग थे। फिर उसके बाद जब से सऊदी अरेबिया में ये हुकूमत चाहते थे, यहाँ से इन्हें भगाया गया। फिर आल सऊद फैमिली यहाँ पर काबिज़ हुई, इनको यहाँ से भगाकर जॉर्डन पहुँचाया गया, वहाँ पर इन्हें फैसिलिटेट किया गया, गवर्नमेंट बनाकर दी गई, किंगशिप दी गई। अब वहाँ पर बैठकर ये मुसलसल प्रोटेक्ट कर रहे हैं इज़राइल को, इज़राइल के इंटरेस्ट को, क्योंकि जो ईरान ने जवाबी काउंटर अटैक जो लॉन्च किया है, जिसमें तकरीबन 800 के करीब ड्रोन्स और जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब उसने एयर स्पेस यूज़ करनी है सीरिया की, जॉर्डन की, इराक़ की। तो जब वो जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजर रहे थे तो जॉर्डन ने उनको इंटरसेप्ट किया है और मार गिराया। हालांकि जब इजरायली जो जहाज़ आ रहे थे या उनके मिसाइल्स जब जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरते हैं तब जॉर्डन की ये गैरत नहीं जागती। मेरे ख्याल में अब ये वक्त है गो कि जॉर्डन अगर इस्लामिक कंट्री ही है, इसको ईरान को चाहिए कि अब न्यूट्रलाइज़ कर दे, क्योंकि इसने प्रूव किया है कि ये इज़राइल का फ्रंट लाइन डिफेंस स्टेट है। इज़राइल पर कोई भी अटैक लॉन्च होने से पहले ये लोग उसे रोकते हैं, उसके बाद जाके फिर इज़राइल की मल्टी लेयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, जिसमें उनके जो पेट्रियाटिक अमेरिकन है वो है, और डिफरेंट तरह की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो इज़राइल है उसको कम से कम नुकसान होता है। तो अब मेरे ख्याल में ईरान को इज़राइल को हिट करने से पहले बीच में से जॉर्डन को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अटैक करना चाहिए, उसको हिट करना चाहिए, उसको टारगेट करना चाहिए। इस डेवलपमेंट पर जो भी इस खित्ते में, इस रीजन में हो रहा है, इस पर हम मुकम्मल नज़र जमाए हुए हैं। हर अपडेट जो भी आ रही होगी वो आप तक हम इसी प्लेटफॉर्म से पहुंचाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जिसके मुतल्लिक जब हम एंड ऑफ टाइम्स लिटरेचर स्टडी करते हैं तो बहुत सारी निशानियां मिलती हैं। एक मलहमतुल कुबरा का जिक्र मिलता है। लग ये रहा है कि वो मलहमतुल कुबरा, वो सबसे बड़ी जंग अब शायद हमारे सरों पर मंडला रही है, एंड देयर इज़ नो वे टू अवॉइड दिस। सो स्टे ट्यून टू बी अपडेटेड।